Hello students and welcome back to your own channel Sing Creations Education. In today's video, we are going to discuss about biology notes for class 12th board examination. अगर आप लोग क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं और आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन तो बायो की टेंशन आप मुझ पर छोड़ सकते हैं क्योंकि बायो के लिए मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने वाली हूँ बेस्ट नोट्स फॉर योर बायो प्रिपरेशन। आज की वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 5 की बात करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स हैं तो आप लोगों को बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या आप सही पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। वो बच्चे जो यहाँ पर 10 से 20% प्रिपरेशन कंप्लीट कर चुके हैं अपनी, उनके लिए ये जो नोट्स हैं रामबाण का काम करेंगे क्योंकि आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन और ज़्यादा बेटर करनी है और टाइम आपके पास कम है तो कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी कवर करवाएंगे ये नोट्स। आप लोग इन नोट्स को कम्प्लीटली फॉलो कर सकते हो क्योंकि आप लोगों के जो सीनियर्स हैं उनके सीनियर्स हैं उन सभी को इन नोट्स ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। और अगर आप लोगों की प्रिपरेशन 80 से 90% हो चुकी है और आप चाहते हो कि एंड मोमेंट पे आप लोगों को कुछ ऐसे नोट्स मिल जाएं जो आपकी रिविज़न करवा दें तो ये नोट्स आप फॉलो कर सकते हो। एक एक लाइन एनसीईआरटी की है यहाँ पर, जिससे कि आप लोगों को ये होगा कि हाँ आप लोगों ने एनसीईआरटी कंप्लीटली पढ़ी है और आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। इससे पहले चैप्टर नंबर 5 से पहले के सभी चैप्टर्स ऑलरेडी चैनल पर आपको मिल जाएंगे, इनके नोट्स मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप उन नोट्स को ज़रूर देखिए। अगर आप लोगों को यहाँ पर डिटेल्ड वीडियो चाहिए, मैं समझाने नहीं वाली हूँ इस वीडियो में, मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर नोट्स प्रोवाइड करूँगी। तो अगर आप लोगों को समझना है ये चैप्टर तो आप लोग मेरे चैनल पर ऑलरेडी गिवन जो वीडियो है इस चैप्टर की डिटेल्ड 6 से 7 वीडियो मैंने इस चैप्टर की डाली है, आप उन वीडियोस को देखो। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन मैंने वहाँ पर पढ़ाई है, आप लोगों को वहाँ से कंप्लीटली समझ में आएगा। लेकिन अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो को फॉलो कर सकते हो। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो बिकॉज इस चैनल पर इन फ्यूचर आप लोगों को बहुत सारी ऐसी वीडियो मिलने वाली हैं जो कि आप लोगों को आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर हेल्प करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मिलेगी, उन क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे आप लोगों को, डायग्राम कौन से इंपॉर्टेंट है उसकी वीडियो आने वाली है। तो अब जब तक आपके बोर्ड एग्जाम नहीं हो जाते ना तब तक आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक करो ताकि जो भी नई वीडियो आती है आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। तो हमारा चैप्टर नंबर 5 है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इसके अंदर इनहेरिटेंस क्या होता है, वेरिएशन क्या होती है, हम ये देख लेते हैं। जेनेटिक्स क्या है, जेनेटिक्स एक ऐसी ब्रांच है बायोलॉजी की जो इनहेरिटेंस और वेरिएशन के साथ डील करती है। ठीक है, इनहेरिटेंस क्या है, वो प्रोसेस जिसमें कुछ कैरेक्टर्स पेरेंट से प्रोजेनी में ट्रांसफर होते हैं, उन्हें हम कहते हैं इनहेरिटेंस। और वेरिएशन क्या है, वो प्रोसेस जिसमें कि जो प्रोजेनी है वो कितनी डिफरेंट है पेरेंट से, वो होता है हमारा वेरिएशन। यानी कि कोई भी कैरेक्टर अगर पेरेंट की हाइट इतनी है तो जो ऑफस्प्रिंग है उसकी हाइट कितनी है, कितना वेरिएशन है दोनों की हाइट में, उससे हम कहते हैं कितना वेरिएशन आया है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट है मेंडल का एक्सपेरिमेंट। मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। गार्डन पी का इन्होंने यूज किया था, कुछ कैरेक्टर्स लिए थे, कुछ ट्रेट्स लिए थे, जैसे कि 7 ट्रेट्स लिए थे टोटल। ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाउ मेनी ट्रेट्स मेंडल टुक फॉर हिज एक्सपेरिमेंट और उनके नाम लिखो। तो आप ये 7 लिख दोगे, यहाँ पर 5 हैं, 2 अगले पेज पर हैं। एक आपको बता देती हूँ, जैसे कि स्टेम की हाइट ली थी उन्होंने। स्टेम की हाइट 2 तरह की हो सकती है, तो टॉल हो सकते हैं या फिर डॉर्फ हो सकते हैं। तो ये दोनों कैरेक्टर लिए, एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है, यानी कि एक अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है वो डोमिनेंट है, जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है वो आपका रिसेसिव है। अगले 2 कैरेक्टर आपको यहाँ मिल जाएंगे, सीड शेप और सीड कलर के रूप में। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने क्या कराया था, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन कराया था। जब यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन हुआ तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, F2 जनरेशन जो थी वो 3:1 रेशियो की देखने को मिल रही थी। जब 2 प्लांट्स को F1 जनरेशन वालों को सेल्फ पॉलिनेशन जब उनकी करा दी तो सेकेंड यानी कि F2 जनरेशन आई, और उस F2 जनरेशन में हमने क्या देखा कि टॉल और ड्वार्फ दोनों ही एक दूसरे को कहीं ना कहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर रेशियो क्या होगा, 3:1 रेशियो होगा। ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। 2 अलील जो कोड करते हैं फॉर अ पेयर ऑफ 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। ठीक है, अलील क्या होते हैं, अलील जो है दे आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम फैक्टर। समझ लो हाइट है, हाइट के 2 अलील हैं, एक टॉल
एक ड्वार्फ, ठीक है। तो सेम फैक्टर के यानी कि हाइट एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, उसी के स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म होते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं एलील्स। और एलील जो होते हैं, दीज आर टू एलील्स विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, जैसे कि टॉल और ड्वार्फ, ये ट्रेट है। हाइट तो आपका कैरेक्टर है और इस कैरेक्टर के दो ट्रेट हैं, एक तो हो गया आपका क्या हो गया, टॉल होना, एक हो गया ड्वार्फ। दो टाइप के क्रॉस हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड में आप सिंगल कैरेक्टर को कहीं ना कहीं क्रॉस कराते हो और डाई हाइब्रिड में दो कैरेक्टर्स को कराते हो। ये आपको मोनोहाइब्रिड का क्रॉस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। मोनोहाइब्रिड का क्रॉस है 1:2:1। क्लियर? ये क्रॉस कैसे करते हो, ऐसे करते हो, ठीक है, क्रॉस करा लोगे, इस तरीके से आपको क्रॉस कराना है। फिर जो जनरेशन आती है इसका आप वापस से सेल्फिंग करा देते हो। कैसे कराते हो, ऐसे, सेम वैसे ही रख के। क्रॉस करना आता है ना तुम्हें, ये क्रॉस आप लोग कर लोगे। उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, कहीं पर भी दिक्कत आए तो बता देना। इसको आपको कंप्लीटली लिखना है कि आपने क्रॉस आखिर कैसे करवाया, ये इसका कंप्लीटली आपको बस यहाँ पर बताना है, एक थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख देना है। अगर आपको क्रॉस करना आता है तो आप लिख लोगे इसे। फिर आते हैं पुनेट स्क्वायर क्या होता है। पहले तो पुनेट स्क्वायर में आप क्या करो, पुनेट स्क्वायर में पहले एक स्क्वायर एक बार एक सेल्फिंग और एक क्रॉस पॉलिशन कराकर देख लो, ठीक है। जो आपने पहले किया वही आप यहाँ पर भी कर लो। यहाँ पर क्या आ गया, 1:2:1 का रेशियो आ गया ना। अब क्या करोगे आप, 1:2:1 ये आपका रेशियो है, इसको आप डिराइव करोगे बाइनोमियल एक्सप्रेशन से, ax + by होता था ना, a + b का होल स्क्वायर, ये पड़ी हुई ना मैथ्स में थोड़ी सी, उसी को आप लगा दो यहाँ पर। तो a + b यहाँ पर ये हो गया, एक ये b, a और b, इसका आपने क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया, तो 2 बार हो गया। तो आपके पास आंसर ये आ गया। ये क्या हो गया, पुनेट स्क्वायर का आंसर हो गया। लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये अलग अलग टाइप के मेंडल ने लॉ दिए थे, तो मेंडल के लॉज के ऊपर क्वेश्चन बनता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये अलग अलग लॉज के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लोगे। डोमिनेंस का मतलब क्या है कि जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है वो डोमिनेंट है, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ डोमिनेंस। टेस्ट क्रॉस के बारे में आपसे पूछा जाएगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस क्या होता है, तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। तो टेस्ट क्रॉस क्या है, जब हम F2 प्रोजेनी का बैक क्रॉस कराते हैं, जो देखो पहले आया था पेरेंट, फिर F1, फिर F2, ठीक है। जब इस F2 का हमने पेरेंट के साथ वापस से हमने क्रॉस करा दिया, लेकिन कौन से वाले पेरेंट्स के साथ, जो हमारा रिसेसिव वाला था, उसको कहते हैं टेस्ट क्रॉस। ओके, स्क्रीनशॉट लेते रहना बच्चों। ये रहा हमारा टेस्ट क्रॉस, जो इन्होंने करके भी बताया, एनसीईआरटी में गिवन भी है, ये ज़्यादा क्लियर डायग्राम होगा एनसीईआरटी में, आप वहाँ से देखोगे। देन आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इस लॉ का मतलब क्या है, जो दो एलील होते हैं ना ऑफ अ पेयर, दे आर सेग्रीगेटेड या सेपरेटेड ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। जब गैमीट बनेगा तो समझ लो हाइट है, हाइट के दो एलील है, टॉल और ड्वार्फ, ये ना सेग्रीगेशन के टाइम पे सेपरेट हो गए जब गैमीट बन रहा था। तो उस गैमीट के अंदर सिर्फ एक ही फैक्टर आएगा, या तो ये फैक्टर आ जाएगा या तो ये फैक्टर आ जाएगा, इसे कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्लियर? उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगर आपने रेड फ्लावर लिया, व्हाइट फ्लावर लिया, फ्लावर आपको मिला पिंक, पिंक तो था ही नहीं, तो यानी कि रेड वाला अपने आप को शो करने की कोशिश कर रहा है लेकिन कंप्लीटली शो नहीं कर पाया, इसलिए वो थोड़ा लाइट कलर हो गया जो हमें पिंक के तौर पर दिख रहा है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब होता है कि मिक्सचर ऑफ टू, ठीक है, कि कोई भी अपने आप को पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं शो कर पा रहा है, ना ही रेड वाला ना ही व्हाइट वाला, लेकिन कहीं ना कहीं रिजेंबल कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक है, ये रहा आपके पास इनकम्प्लीट डोमिनेंस का भी क्रॉस। सभी के आप क्रॉस जरूर याद करके जाओगे, एग्जामिनेशन में इसके मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, और फिनोटिपिक रेशियो भी याद रखोगे, 1:2:1, जीनोटिपिक भी 1:2:1। डोमिनेंस क्या होता है मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बता दिया है। को डोमिनेंस मतलब ब्लड ग्रुपिंग आप देखते हो ना, ब्लड ग्रुपिंग देखते हो A, B और O, यही, इसके अलावा और कोई ब्लड ग्रुपिंग नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, इसका एक टेबल भी है, एक सेकेंड, ये देखो। पेरेंट एक है जिसका है A ब्लड ग्रुप, मदर का A ब्लड ग्रुप, जीनोटाइप जो बनेगा ऑफस्प्रिंग का दैट विल बी A एंड ब्लड टाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग विल बी A। तो यहाँ पर हमें लॉ ऑफ डोमिनेंस दिख रहा है। सेकंड है A एंड B, फ्रॉम द पेरेंट 1 A एंड फ्रॉम द पेरेंट 2 इट इज B। तो जीनोटाइप जो है ऑफस्प्रिंग का
वो ए और बी दोनों का मिक्सचर होगा। तो अब हम क्या देख सकते हैं कि एक दूसरे को डोमिनेंट वे में ये शो कर रहे हैं। तो ए ब्लड ग्रुप भी दिख रहा है और बी ब्लड ग्रुप भी दिख रहा है। ये क्या हो गया, ए और बी एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट है, तो क्या हो गया, को डोमिनेंस हो गई यहाँ पर। इसी तरीके से बाकी ब्लड ग्रुपिंग में भी है। उसके बाद देयर इज इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था देयर इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मोनो यानी कि सिंगल जीन का हम लोग क्रॉस करा रहे थे, और जब हम दो पर्टिकुलर कैरेक्टर्स का क्रॉस कराएंगे दैट विल बी डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, जैसे कि सीड का कलर और सीड का शेप। मेंडल ने 7 ट्रेट्स लिए थे, उन 7 ट्रेट्स में से अगर हमने सीड का कलर और सीड का शेप इन दोनों कैरेक्टर्स को ले लिया तो दोनों ही कैरेक्टर्स अलग अलग हैं, और इसीलिए इसको हमने कहा डाई हाइब्रिड, यानी कि 2 हाइब्रिड्स हम यहाँ पर ले रहे हैं। और ये एक तरीके से सभी के क्रॉस याद रखने हैं। क्रॉस कैसे कराओगे, जो एनसीईआरटी में गिवन है ना क्रॉस, ये समझ लो RRYY कैपिटल में और स्मॉल में RRYY। अब ये R और Y क्या है, R जो कैपिटल है दैट इज राउंड, और Y जो कैपिटल है वो है येलो। ठीक है, और Y जो आपका स्मॉल में है दैट इज ग्रीन, और जो R आपका स्मॉल में है दैट इज रिंकल्ड। तो 2 कैरेक्टर्स हो गए, राउंड और रिंकल्ड और येलो और ग्रीन। ठीक है, इसका आप क्रॉसिंग ओवर कराओगे यू विल गेट द रेशियो 9:3:3:1। ठीक है, जैसे स्टार्टिंग में बहुत ही सिंपल क्रॉस किए थे, उन्हीं का एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है क्रॉस करने का, लेकिन वे ऑफ द क्रॉसिंग ओवर इज सेम। उसके बाद लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का अगर हम लॉ देखें, इसमें क्या होता था कि इंडिपेंडेंटली अपने आप को कोई ना कोई पेयर ऑफ कैरेक्टर अपने आप को शो करेगा। आफ्टर दैट क्रोमोसोमल थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है कि भाई मेंडल के वर्क को वापस से किसने देखा था, काफ़ी सालों के बाद वापस से मेंडल के वर्क को देखा गया था, क्योंकि मेंडल के वर्क में कुछ डिसएडवांटेजेस थी, लाइक लैक ऑफ कम्युनिकेशन इन पब्लिसिटी, हिज कंसेप्ट ऑफ फैक्टर्स की, मतलब उसने फैक्टर्स बोला था लेकिन उन्हें हम जीन्स कहते हैं। उसके बाद क्रोमोसोमल थ्योरी कब दी गई थी, 1900 तक दी गई थी। यू कैन टेक आउट द स्क्रीनशॉट्स ऑफ दीज नोट्स। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं होमोलोगस और आपकी होमोलोगस क्रोमोसोम कह लो या फिर होमोलोगस क्रोमोसोम की होमोलोगस साइट कह लो, यहाँ पर आपको वो क्रोमोसोम और वो जीन देखने को मिलेंगे विच विल ऑकर इन पेयर। ठीक है, दोनों के दोनों पेयर्स में आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है। आफ्टर दैट यहाँ पर लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का थोड़ा सा यहाँ पर पार्ट आ जाता है, वो ये है थॉमस हंट मॉर्गन ने डिस्कवर किया था डिफरेंट टाइप के वेरिएशन को जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉज कर रहे थे। उन्होंने फ्रूट फ्लाइज, ड्रोसोफिला और ड्रोसोफिला को चूज़ किया था। उन्होंने ड्रोसोफिला को क्यों चूज़ किया, बिकॉज ड्रोसोफिला को लेबोरेटरी के अंदर ग्रो करना इजी था, उनकी लाइफ साइकिल 2 हफ्ते के अंदर कंप्लीट हो जाती थी, सिंगल मेटिंग के जरिए ही प्रोजेनी बन जाती थी। ये सारे कुछ कॉजेज थे कि ड्रोसोफिला को उन्होंने चूज़ किया। मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, और मॉर्गन ने अपने पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को करने के लिए मेंडल के रेशियो की हेल्प ली थी। ठीक है, लिंकेज क्या होता है, लिंकेज होता है फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन अ क्रोमोसोम। 2 जीन के बीच में कितनी सिमिलैरिटी है, ठीक है, कितने क्लोज वो प्रेजेंट है, दैट विल बी नोन एज लिंकेज। रिकॉम्बिनेशन क्या है, नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, यानी कि एक किसी और का है एक किसी और का है, 2 अलग अलग जीन्स हैं उनका आप कॉम्बिनेशन करा लो, दैट विल बी नोन एज रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, आफ्टर दैट रिकॉम्बिनेशन जो है हाई रिकॉम्बिनेशन और लो रिकॉम्बिनेशन का क्रॉस यहाँ पर दिया हुआ है। इसका आप लोगों को पीडीएफ में मिल जाएगा, है ना, जो मैं पीडीएफ आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूँगी, उसके अंदर आप लोगों को ये कंप्लीट जो क्रॉस है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, और ऐसा जिसमें गिवन नहीं है, सेक्स डिटर्मिनेशन गिवन है कि आप सेक्स कैसे डिटरमाइन करोगे। तो ह्यूमंस के अंदर आप लोगों को पता है X एंड X फॉर फीमेल एंड X एंड Y फॉर मेल। अब यहाँ पर उसके अलावा भी दिए गए हैं XO टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, कि भाई अगर हम सिर्फ ह्यूमंस के अलावा अगर हम लोग बर्ड्स में देखें तो कैसे देखेंगे, ठीक है, एनिमल्स में देखें तो कैसे देखेंगे, तो वो चीज़ है यहाँ पर। मेल हेट्रोगेमिटी का मतलब है कि मेल के पास XY टाइप के जो क्रोमोसोम है वो प्रेजेंट होंगे।
उसके बाद अगर मैं बात करूँ फीमेल हेट्रोगेमिटी, तो फीमेल हेट्रोगेमिटी में ZW टाइप का जो आपको सेक्स डिटर्मिनेशन है, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फीमेल हेट्रोगेमिटी, यानी कि डिफरेंट है। हेट्रो मतलब डिफरेंट और गेमिटी यानी कि डिफरेंट गैमीट्स, Z एंड W, तो ये अलग अलग है। म्यूटेशन आपको पता है, कोई भी सीक्वेंस है GATCCA, इसके अंदर कोई ऑल्टरनेशन आ जाना, ठीक है, कोई भी तरीके से चेंज होना किसी भी जीन का, दैट विल बी नोन एज म्यूटेशन। वो अलग अलग कॉज की वजह से आ सकता है, ठीक है, रेडिएशंस हो गई, पॉइंट म्यूटेशन होता है, ये इंपॉर्टेंट है। पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, म्यूटेशन करने वाले एजेंट्स म्यूटेजेंस होते हैं, और होती किससे है, यूवी रेडिएशन वगैरह से हो सकती है। पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री एनालिसिस अगर एक वर्ड में बताऊं, एक लाइन में बताऊं, तो इसका मतलब होता है कि किसी भी पर्टिकुलर जनरेशन को जानने से पहले उसकी कंप्लीट हिस्ट्री जानना, फैमिली हिस्ट्री जानना इज नोन एज पेडिग्री एनालिसिस। क्लियर? तो ये आप लोगों को ये याद रखने हैं पेडिग्री एनालिसिस में कि भाई ये कौन से साइन किसके लिए यूज होते हैं, ठीक है। और पेडिग्री चार्ट आपको बनाना आना चाहिए। इसके अंदर कुछ डिजीज है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है डिजीज कि जेनेटिक डिसऑर्डर कुछ थे। मेंडल के डिसऑर्डर आपको याद होने चाहिए, ठीक है, जैसे कि हीमोफीलिया है, ऑटोसोमल डोमिनेंट यानी कि मस्कुलर डायस्ट्रॉफी, ऑटोसोमल रिसेसिव सिकल सेल एनीमिया, और सेक्स लिंक्ड जो है वो हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के बारे में इन्होंने बताया हुआ है कि सेक्स लिंक्ड डिजीज है, रिसेसिव डिजीज है, ट्रांसमिट होती है कैरियर से, अनअफेक्टेड फीमेल कैरियर है जो कि मेल प्रोजेनी में उसे ट्रांसफर कर देती है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि भाई आपके पेयर ऑफ एलील्स जो हैं वो कंट्रोल करते हैं डिजीज कितनी शो होगी। अगर आपके हीमोफिलिस जो है कंप्लीटली यहाँ पर प्रेजेंट है सिकल सेल एनीमिया में, तो वो नॉर्मल होगा। अगर एक कैरियर है और यहाँ पर दूसरा वाला अनअफेक्टेड है, दैट विल बी द कैरियर ऑफ डिजीज। और अगर दोनों ही एस फॉर्म में प्रेजेंट हैं, दैट विल बी द डिजीज्ड पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। आफ्टर दैट फिनाइल केटोन्यूरिया ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। देखो एग्जाम में पूछा जाता है ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज के बारे में बताओ, ठीक है, सेक्स लिंक्ड डिजीज के बारे में बताओ। क्लियर? ये नहीं पूछेगा फिनाइल केटोन्यूरिया के बारे में बताओ, ये नहीं पूछेंगे सिकल सेल एनीमिया के बारे में बताओ। वो डायरेक्टली क्वेश्चन करते हैं कि भाई इस टाइप की डिजीज बताओ, मेंडल की डिजीज बताओ, तो आप इनका नाम लिखोगे। अगर कोई आपसे पूछे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर बताओ, तो आप बताओगे डाउन सिंड्रोम वगैरह, ठीक है, एन्यूप्लॉइडी हो जाना, ट्राइसोमी हो जाना, मोनोसोमी हो जाना। मोनो मतलब कोई भी एक पेयर नहीं है, ट्राइसोमी मतलब कोई एक एडिशनल आ गया है, एन्यूप्लॉइडी का मतलब या तो एक एडिशनल क्रोमोसोम आ गया है या फिर देयर इज अ लॉस ऑफ अ क्रोमोसोम। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में और मैंने वही बताया आप लोगों को, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, और हो गया एक आपका टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। तो ये सब के आपको डेफिनेशंस याद रखने हैं, सिंपल इसके अंदर यही है। आई होप आप लोगों को हेल्प करेंगे ये नोट्स। अगर कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, और PDF के फॉर्म में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो विद दैट सेड, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय।